बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड में स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक इन टोटल 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। थ्योरी के लिहाज से मैथमेटिक्स की निस्बत स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी सबसे ज्यादा है, प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा है। जो आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोस्टली स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में से होते हैं। और आपके पास ये जो चैप्टर नंबर 7 है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चैप्टर नंबर 7 नहीं आता ना, तो चैप्टर नंबर 8 जरा भी नहीं समझ आता। और चैप्टर नंबर 8 इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके पेपर में 20% की वेटेज रखता है। मीन्स दैट आउट ऑफ 100, 20 मार्क्स आपके सिर्फ चैप्टर नंबर 8 में से होते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 8 नहीं आता, तो आपके लिए पास होना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको चैप्टर नंबर 7 नहीं आता, तो 8 बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसीलिए 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ने उन 20 मार्क्स को सपोर्ट करना है। फिर अगर चैप्टर 8 नहीं आता ना, तो 9 से लेकर 15 की नहीं समझ आती। चैप्टर नंबर 8 इतना इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 7 बजाहिर खुद कोई चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नंबर 8 की बेस बनाएगा। और आपके लिए चैप्टर नंबर 8 जरा भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह से हम लोग आपको लेकर चलेंगे, अगर आप हमारे मुताबिक चलते रहे, हमारे साथ साथ, तो आपके लिए चैप्टर 8 जरा भी मुश्किल नहीं है। आपके वो सिक्योर्ड मार्क्स हैं और कंफर्म, और आपको इंतजार होगा कि उसका क्वेश्चन कहाँ पे है, और आप इजीली सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, मुश्किल कुछ भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में भाई फार्मूलाज काफी सारे हैं, ये बात आपके माइंड को पहले पता होनी चाहिए। एंड विदाउट फार्मूला आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। तो लाजमी बात है, हम एक ही दिन में सारे फार्मूलाज तो नहीं पढ़ेंगे। डेली बेसिस पे 2 3 4 5 फार्मूलाज पढ़ लेंगे बस। तो आपने डेली बेसिस पे ही उनकी प्रैक्टिस करनी है और उन फार्मूलाज को याद रखना है। तो इसी तरह से जब एट द एंड पहुंचेंगे, आपको सारे फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे याद होंगे कि हमने इन चीजों को ऐसे करना है। कैलकुलेटर पे ग्रिप्स अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट डे से जैसे सीख रहे हैं ना, आपने साथ साथ लेके चलना है कि बाद में जब मैं जाऊंगा ना, चैप्टर 7 के कॉन्सेप्ट बाकी चैप्टर्स में भी अप्लाई होंगे। स्टैटिस्टिक्स मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब आप लोग ये देखें कि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन स्टैट्स में ऐसा है। तो जो चीजें मैं चैप्टर 7 में पढ़ाऊंगा ना, चैप्टर 8 में वो चीजें यूज हो रही होंगी, मैं नहीं समझाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा वहां पे पढ़ ली थी चैप्टर 7 में, और वो आप लोगों ने आके अप्लाई कर लेनी है। बल्कि आप लोग खुद मुझे कहेंगे सर इसका आंसर ये आएगा, अगर चैप्टर 7 अच्छे से पढ़ा हो। तो हमारा ये जो डाटा हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, ये बेसिकली हमारे पास आता है डाटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बेसिकली अपने डाटा का ना एनालिसिस किया करते हैं। एनालिसिस के लिए फिर डाटा होना भी जरूरी है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं कि हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकें। और फिर डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। कलेक्ट करने के बाद डाटा को मीनिंगफुल कैसा बनाना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, किसी और को बताना है तो किस फॉर्म में जाकर बताना है। डाटा कलेक्शन मतलब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई एफएससी में आपके मार्क्स कितने थे, अब क्या आप सब लोग मुझे एक जैसी वैल्यूज बताएंगे? नहीं, जिसके जितने मार्क्स होंगे वो मुझे अपने अपने मार्क्स बताते जाएंगे। तो मेरे पास एक डाटा कलेक्शन हो जाएगी, एक डाटा मुझे मिल जाएगा। इस डाटा के अंदर हर वैल्यू एक ऑब्जर्वेशन कहना। मतलब मुझे मिस्टर ए ने अपने मार्क्स बताए कि सर माय मार्क्स आर सपोज के 876। तो 876 ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक वैल्यू है। तो हम लोग एक वैल्यू को यहां पर ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो मेरी क्लास में सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50। तो जब मैंने सबके मार्क्स ले लिए, तो मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी? लेकिन डाटा एक। तो सारी ऑब्जर्वेशन मिलकर डाटा बनाती है। ऑलराइट, और डाटा की हर वैल्यू एक ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ये बात समझ आ गई? तो नंबर ऑफ वैल्यूज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ये बात आई होप कि आप सब बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी को इंपॉर्टेंस देते हुए
आप लोगों ने बुक रीडिंग जरूर करनी है, और जहां जहां बुक रीडिंग की जरूरत होगी मैं आपको खुद गाइड करूंगा कि यहां पर आपने अपनी बुक की रीडिंग करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने आपको यही बताया कि डाटा टाइप्स एंड कलेक्शन मेथड्स, कि हमारे पास डाटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं और हमारे पास इनको कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं अपने स्टूडेंट से उनके मार्क्स पूछूंगा। अगर कोई सेल्समैन है तो एक सेल्समैन से हम उसकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स पूछ सकते हैं। हम किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ कोई सेल्समैन है, हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग सेल्स, कितनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप लोग, तो वो भी हमारे पास डाटा हो जाएगा। अब देखिए, आप स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि भाई आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी मेरे लिए एक किस्म का डाटा है। तो डाटा का यूजेज कुछ भी हमारे पास हो सकता है, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है बेटा कि जो डाटा मेरे लिए मीनिंगफुल है वो डाटा आपके लिए भी मीनिंगफुल हो, ये बात जरूरी नहीं है। अब मार्क्स आपसे पूछना मेरे लिए मीनिंगफुल था कि उस मार्क्स से मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे सामने जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो किस लेवल पे बैठे हुए हैं, और अपना लेक्चर डिलीवर करते हुए मुझे किस लेवल तक जाना चाहिए कि मेरे बच्चे उसको पिक कर सकें। लेकिन क्या आपको कोई गर्ज थी कि मिस्टर ए के मिस्टर बी के साथ के क्या मार्क्स हैं? कोई गर्ज नहीं है। हाँ, आपको ये गर्ज है भाई आपका नाम क्या है, आपको इस बात से गर्ज है, मुझे कोई गर्ज नहीं है। आपका नाम क्या है, मेरे लिए आप सारे मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं एंड ईच हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां पर अगर आप लोग देखें, डाटा इज अ टर्म दैट रेफर्स टू फैक्ट्स और फिगर्स और नॉन टर्म्स और, तो बेटा अननोन कोई डाटा नहीं है मेरे पास। मैं अगर सपोज आप लोग हैं मैट्रिक के स्टूडेंट और मैं आपसे पूछूं बताओ यार तुम्हारे एफएससी में कितने मार्क्स हैं, बता पाओगे? आप सीए के स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूं बताओ कितने सालों में आपने सीए करना है, भाई फ्यूचर का नहीं पता, वो डाटा नहीं है, वो अननोन वैल्यूज हैं। तो नोन वैल्यूज फैक्ट्स फिगर्स ये हमारे पास डाटा कहलाता है। मैंने आपसे पूछा ना आपके एफएससी में कितने मार्क्स हैं, नॉन वैल्यूज हैं और फैक्ट है और फिगर्स की फॉर्म में है और वैल्यूज हैं, ये डाटा बन जाएगा मेरा। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशन इज ड्राइव्ड वन फैक्ट्स और फिगर फैक्ट्स और प्रोसेस्ड स्ट्रक्चर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अदर। अच्छा, कहता है कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग ड्राइव किया करते हैं वो फैक्ट्स की फॉर्म में है, और आप लोगों ने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस अप्लाई करने होते हैं। मतलब मैंने आपसे आपके मार्क्स पूछे, अब मैं क्या करूंगा, उन मार्क्स की एवरेज ले लूंगा, ये एक किस्म का प्रोसेस है। उन मार्क्स को मैं अरेंज कर लूंगा क्योंकि आपने तो मुझे अनअरेंज फॉर्म में दिए थे, तो जरा कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो उसका एनालिसिस के लिए मुझे पता चल जाएगा 90% अबव वाले कितने हैं, 80 to 90% वाले कितने हैं, 80% बिलो कितने हैं। मीनिंगफुल हो गया है डाटा मेरे पास, ऐसे ही है ना? तो हम लोग डाटा की कलेक्शन इसलिए किया करते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, कहता है इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहां पे क्वांटिटेटिव की बात आ जाए वहां पे मतलब नंबरिंग की बात हो रही है कि हम लोगों ने वहां पर नंबर्स के साथ खेलना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स सर्वे और ऑब्जर्वेशन collectively can be referred to as, ये जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बात बताई थी कि मैंने आप लोगों से आपके मार्क्स पूछे, ये डाटा कलेक्शन के डिफरेंट अब मेथड्स उसने बता दिए कि भाई आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या आप लोग एक सर्वे करें तब जाकर आपको पता है, या ऑब्जर्वेशन करें। ये डाटा की कलेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आके डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक किस्म इंटरव्यू ले सकते हैं किसी से, वहां से आपको डाटा मिल जाएगा। तो काफी सारे मेथड्स आपके पास मौजूद हैं। कहते हैं वैल्यूज रिकॉर्डेड कैन बी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद होता है बेटा जो चीज चेंज हो रही हो, मीन्स दैट अब कहने को मार्क्स हैं,
और जब मैंने आपसे कहा कि बेटा आपके एफएससी में कितने मार्क्स हैं, तो आपको मुझे ये नहीं बताने की जरूरत कि टोटल कितने हैं। क्यों? सबके टोटल सेम है। वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। भाई मुझे पता है कि आप मुझे जो भी मार्क्स बताएंगे आउट ऑफ 1100 बताने वाले हैं। एम आई राइट? तो मुझे वो पूछने की क्या जरूरत है? कांस्टेंट वैल्यूज नहीं पूछी जाती, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं पूछी जाती। अच्छा, वेरिएबल्स पूछे जाती हैं। क्या? देखो, आप सबका नाम डिफरेंट डिफरेंट है। अब मेरा क्वेश्चन एक होगा, व्हाट्स योर नेम, लेकिन मुझे आंसर डिफरेंट मिलेंगे, वेरिएबल है। मेरा क्वेश्चन एक है, हाउ मेनी मार्क्स यू ऑब्टेन इन योर एफएससी। क्वेश्चन एक है, लेकिन आंसर सबके डिफरेंट, वेरिएबल है। ऑलराइट, कि जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करे वो वेरिएबल बन जाता है, और जो चीज पर्सन टू पर्सन सेम रहे वो कांस्टेंट होता है। आप इसको पर्सन टू पर्सन करते हैं या टाइम टू टाइम करते हैं। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखें, इट कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट, ये वेरिएबल्स की डेफिनेशन हो गई है कि वेरिएबल्स कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंटिटीज। एंटिटीज मुराद जैसे पर्संस हो गए हैं, कि जहां से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वेयर एन एंटिटी इज एन ऑब्जर्वेशन मेड अबाउट पर्संस, प्लेसेस एंड थिंग्स। वो कहते हैं एंटिटी से मुराद ये तीन चीजें हैं। तो मोस्टली हम लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो पर्सन करते हैं, तो हम लोग पर्सन ले। अब उसने एग्जांपल ले ली, कहते हैं वैल्यूज अगेंस्ट टू वेरिएबल्स कैन बी रिकॉर्डेड एज बिलो। एज ऑफ सेल्समैन। अब क्या हर किसी की सेल्समैन एक सेल्समैन की एज एक जैसी होंगी? इवन कि आप एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आप सब लोगों की एज एक जैसी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट है, वेरिएबल है। तो बता दिया गया 35, 61, 42। फिर हमने उनसे पूछा डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, क्या जब आप लोग घर से कॉलेज आए थे क्या सबने एक जैसा डिस्टेंस कवर किया हुआ है? वेरिएबल है। तो उन यहां पर हमें पता चल गया कि उन्होंने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। इन अ वीक कर लें, इन 10 डेज या इन अ मंथ कर लें, कुछ भी हो सकता है टाइम ड्यूरेशन। तो हर किसी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, हर किसी ने अपनी अपनी वैल्यू बता दी। ये वेरिएबल्स फॉर्म में है। कहते हैं हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिशन आर दिस। तो आपकी हाइट की अगर बात करूं, तो क्या आप सब लोगों की हाइट एक जैसी है? वेरिएबल है। क्यों? हर किसी ने अपनी हाइट के बारे में बात करनी है। इसी तरह से देयर आर 56 पार्टिसिपेंट्स इन अ कॉन्फ्रेंस, 40 ऑफ whom वर फॉरेनर्स। तो ये भी मतलब एज सच हमारे पास वेरिएबल्स की फॉर्म में आ जाती हैं। अब देखिए, डाटा की टाइप को हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे इससे पहले वाली चीज वो सिर्फ डाटा की अंडरस्टैंडिंग थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो इसमें से हो सकते हैं। क्या आपको ये पता हो कि आपके पास डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? आपने सिर्फ एक मरतबा इसकी रीडिंग करें, और फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। डाटा की टाइप्स को सिर्फ एक मरतबा रीड करो। बेटा यहां पर आपके पास कोई भी डाटा होगा ना, तो उसकी कोई ना कोई कैटेगरी होगी। जैसे कि अगर हम लोग कहें, तो सबसे पहली बात, हम लोग इंसान हैं। जानवर भी तो हो सकते थे, लेकिन सोशल एनिमल है ऐसे, लेकिन हमारा शुमार इंसानों में होता है। अब जब इंसानों में आते हैं ना, हम लोग कहते हैं भाई मर्द हो या औरत हो, ऐसे। तो ये है कैटेगरी को बना लेना। ऑलराइट, डाटा में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोगों ने ना इनको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। सबसे पहले भाई नंबर्स की फॉर्म में हो या नहीं हो। सबसे पहली जो कैटेगरी है ना, वो यही है कि जो डाटा मेरे पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स है या नॉन नंबर्स है। मतलब अगर मैं सपोज आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी है, ऐसे ही आइडिया लगा दे, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 35 साल, जी एज कितनी है। अच्छा, आपने ये थोड़ी कहा है सर मैं उससे छोटा हूं, मैं उससे बड़ा हूं। मैंने तो सिंपली एज पूछी है ना, आप मुझे नंबर तो बता रहे हो। ऐसे ही है। बेटा आपका फेवरेट खाना कौन सा है? खाने में क्या चीज पसंद है? बिरयानी जी, कौरमा। अब मैंने इनसे कहा है कि कोई वर्ड बोलो, कह सकते थे कि सर जो मेन्यू में तीसरे नंबर वाली डिश होती है वो मेरी फेवरेट होती है। क्या इन्होंने ऐसा कहा है? बस यही फर्क है।
कि आपने ये देखा, आपने ना स्टैटिस्टिक्स में अपने आप को स्पेसिफिक नहीं करना, किसी एक क्लास के लिए स्पेसिफिक नहीं हो जाना। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जर्नल लेवल पे सोचना है। अब सपोज इन्होंने कहा बिरयानी, साथ वाली भी कहती थी बिरयानी, तो मैं क्या कहते था कि ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। नहीं भाई, मैंने जर्नल लेवल पे सोचना है। क्या हर किसी की फेवरेट डिश बिरयानी है? बस वेरिएबल है। बात क्लियर हो गई? लेकिन क्या ये नंबर्स की फॉर्म में था आंसर? अच्छा सपोज अब मैं अगर आपसे पूछूं आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, 5 नंबर बोल दिए, कह सकता था ना नहीं सर बहुत भारी बैग है, लगता है बहुत ज्यादा बुक है, नहीं सर बहुत कम बुक है, लेकिन नहीं बोला ऐसा। मैं अगर आपसे कहूं भाई आपका वेट कितना है, 50, ये कह सकता था ना कि सर मैं दुबला पतला सा हूं, ये कह सकता था सर उससे कम है मेरा वेट। क्या उसने ऐसा किया? नहीं, नंबर की फॉर्म में आंसर दिया। ये बेसिकली मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो बेटा अगर आपके पास आपका डाटा न्यूमेरिकल सेंस में है तो वो कहलाएगा न्यूमेरिकल डाटा, और अगर ये डाटा आपके पास नॉन न्यूमेरिकल सेंस में है तो कहलाएगा कैटेगोरिकल डाटा। ऑलराइट, आप अगर इसको पढ़ के देखो तो इजीली बात समझ आ जाती है कि भाई फॉर न्यूमेरिकल डाटा अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी, और बेटा अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा नंबर्स की होती है। अच्छा सपोज मैं आपसे पूछूं भाई आपकी शर्ट का कलर कौन सा है? ग्रीन है। जी आपकी शर्ट का कलर कौन सा है? येलो। मैं कहूं चलो मुझे इसकी एवरेज फाइंड करके दो। अच्छा ग्रीन और येलो को ऐड करके बताओ क्या बनेगा? हो सकता है, यही फर्क है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, 4, आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, 6, ऐड हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं, एवरेज हो सकती है। बात क्लियर हो गई? तो न्यूमेरिकल डाटा अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी एक एक लाइन और एक एक वर्ड, एक एक एमसीक्यूज है, और कुछ भी पूछ सकते हैं। इसीलिए हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि आपको ये बातें याद रहें। फिर देखो वियर एज नॉट फॉर, उसने ना बेसिकली इतने कोई, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बुक्स में कि फजूल चीजें इतनी सारी लिख देता है कि पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और उसमें से निकलता कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दरिया को कुएं में बंद कर देता है, अण के काम की बात होती है। तो मतलब कैटेगोरिकल डाटा कौन सा है? वेयर अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा कैन बी रेफर टू एज क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव। तो जब भी हम लोग नंबर्स की बात करते हैं वो क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, इंक्लूडिंग और न्यूमेरिकल वैल्यूज, वेयर एज कैटेगोरिकल डाटा कैन नॉट बी, अच्छा सॉरी, कैन बी, यही वजह है कि न्यूमेरिकल डाटा को क्वांटिटेटिव वेरिएबल और कैटेगोरिकल डाटा को क्वालिटेटिव वेरिएबल कहा जाता है। All right. Numerical data in forms of numbers can be referred to as quantitative variable, and categorical data, non-numerical forms, can be referred to as qualitative variable. All right. अच्छा नीचे बेटा कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं कि जैसे एज है, सैलरी है, कोई रिसीट्स वगैरह, टेम्परेचर, तो हमेशा आप नंबर्स की फॉर्म में आंसर करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स बन जाएंगे, न्यूमेरिकल डाटा बन जाएगा। और फिर कैटेगोरिकल में कलर ऑफ आइज, लोकेशन, जेंडर, रिलीजन। मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास कौन सा मोबाइल फोन है, आप मुझे कहेंगे सर सैमसंग का है, ओप्पो का है, वीवो का है, ये है वो है, नंबर तो नहीं है ना, तो आपके वो कैटेगरी। मैं कहूँ आपके पास कन्वेंस कौन सी है, आप मुझे कहेंगे सर बाइक है, गाड़ी है। अच्छा फिर मैं गाड़ी में भी पूछूं कौन सी है, आप उसकी भी कंपनी का नाम लेंगे कि सर मेरे पास ये वाली गाड़ी है, तो वो कैटेगोरिकल डाटा है। इसी तरह से बेटा किसी भी किस्म की कोई हैबिट वगैरह कैटेगोरिकल डाटा है, आप स्मोकर हैं, आप नॉन स्मोकर हैं, ये भी एक किस्म का कैटेगोरिकल डाटा आपके पास आ जाते हैं।
फिर जेंडर की उसने एग्जांपल दे दी, मेल फीमेल, ये इस तरह से भी कैटेगोरिकल डाटा आपके पास बन जाएगा। और फिर वो कौन सा रिलीजन है आपके पास। अब यहाँ पर बैठे हुए तो कांस्टेंट है कि सारे मुसलमान हैं, लेकिन वैसे अगर हम लोग जर्नली देखें तो रिलीजन चेंज होते रहते हैं, काफी सारे रिलीजन हैं। फिर आ जाता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इन दोनों का ताल्लुक ना कैटेगोरिकल डाटा से नहीं है, न्यूमेरिकल डाटा से। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा का ताल्लुक न्यूमेरिकल डाटा, मतलब ये बात कंफर्म है कि न्यूमेरिकल डाटा है। ओके, तो एक ही डाटा काफी सारी टाइप्स में से गुजर सकता है। हम इंसान भी हैं, इंसान होने के साथ साथ मेल जेंडर के हिसाब से देखें तो उनमें शुमार होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक क्लासिफिकेशन कर ली ना, तो उसमें उसकी सब क्लासिफिकेशन भी हो सकती है कि अब आपने वैल्यूज बतानी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी वैल्यूज बताते हुए आप डेसिमल या फ्रैक्शंस का सहारा नहीं लोगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनमें डेसिमल और फ्रैक्शंस भी बतानी पड़ते हैं। सपोज मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने बहन भाई हो, सिबलिंग्स, हाउ मेनी सिबलिंग्स, 3 जी। अब देखो, क्या किसी ने ये कहा कि 3.5, मैं कहूँ भाई 0.5 क्यों सर, वो छोटा भी आता है ना, छोटा है तो आधा कंसीडर हो रहा है। इवन के सपोज कि अगर वो बेबी 1 मंथ का ही क्यों नहीं है, तो आपने पूरा 1 कंसीडर किया। अब आपको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि बड़ा भाई सर जी 50 साल का है तो उसको हमने 5 कंसीडर कर दिया इकट्ठा, और 10-10 साल वालों को एक एक कंसीडर कर रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। तो आपने टोटल नंबर काउंट किया है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो आप ऐसा कहोगे कि सर सपोज, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि सर 30.75, या 30 होंगे, या 31 होंगे, 32 होंगे, 50 होंगे, 80 होंगे, 70 होंगे, 12 होंगे, इस तरह के ही है ना। क्या पॉइंट्स में कभी बता सकते हो? तो ऐसी वैल्यूज जो मेरे पास हमेशा होल नंबर्स में रहें, या ऐसी वैल्यूज जो स्पेसिफिक जंप के बाद आए, उन्हें कहा जाता है डिस्क्रीट वैल्यूज। ऑलराइट, अब स्पेसिफिक जंप कैसे हैं? जब हम स्टूडेंट्स को काउंट करने लगते हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, तो देखो 1, 2, 3, तो आपको लगता है 1 और 2 के दरमियान वैल्यूज नहीं है, लेकिन मैंने जंप लिया है, पूरे 1 का मैंने जंप लिया है और डायरेक्ट 2 पे आया, 2 से 3 पे। अच्छा, जब मैं 3 पे पहुंच गया ना, अब आपको पता है कि आगे मैं 4 बोलने वाला हूँ, आपको पता है उससे आगे मैं 5 बोलने वाला हूँ। क्यों? स्पेसिफिक जंप है, अगली वैल्यूज का पता होता है। लेकिन अगर सपोज मैंने स्टूडेंट्स काउंट किए, स्टूडेंट से 20, अब उसमें से 4 स्टूडेंट चले गए, क्या मुझे पता नहीं होगा कि बाकी कितने रह जाएंगे? ऐसे ही है ना। तो बेटा ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है डिस्क्रीट वैल्यूज, जो स्पेसिफिक जंप के बाद हमारे पास है, जो मतलब फ्रैक्शनल या डेसिमल को फॉलो ना कर रही। ये बात समझ आ गई? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, अगर मैं आपसे आपकी एज पूछूं, भाई सही वाली जरा एज बताना। जी। हालांकि अब इन्होंने झूठ बोला है। इवन के ये दोनों ने जो 2020 बोला है ना, ये भी इन्होंने झूठ, क्या दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है? तो 2020 कैसे होगी? अब अगर यहाँ पे देखें ना, ये हम लोग वैल्यूज को जस्ट राउंड ऑफ कर रहे होते हैं दूसरे की सहूलत के लिए, अदरवाइज 20 नहीं है। अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक देखो ना, ईयर्स, मंथ्स, डेज, इवन क्या आप मिनट सेकंड्स तक भी अपनी एज बता सकती हैं। ऐसे ही है ना? क्या फिर वो सेम आएंगी? नहीं। अब देखें, यहां पर अगर एज देखें तो एक एक दिन हमारी एज में शामिल, बल्कि इवन के एक एक सेकेंड्स मेरी एज में शामिल हो रहा है। अच्छा, इसी तरह टेम्परेचर की बात की जाए, तो आपको वैसे बता दिया जाता है कि भाई टेम्परेचर इतना है, लेकिन बेसिकली वो पॉइंट्स में भी मौजूद होता है, राउंड ऑफ कर लेते हो। आपसे अगर मैं आपका वेट पे पूछूं, जी आपका वेट कितना है यार, 50, हालांकि 50 नहीं होना, ये 49 पॉइंट समथिंग होगा, जिसको इसने 50 कर दिया, या 50 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसने जिसको इसने, ये किलोग्राम्स के साथ साथ कुछ ना कुछ ग्राम्स शामिल है। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल अपनी रेंज के अंदर
आने वाली तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करता है। अब क्या मुराद अपनी रेंज, भाई अगर इंसानों में हाइट की बात करें तो मैक्सिमम या 7.5 मिल जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम अगर कोई होगा, एक्सेप्शनल केसेस होंगे कि इससे ऊपर कोई चला जाए, वरना मैक्स ये अगर हम लोग नॉर्मल बात करें ना तो 7 फीट तक चले जाएंगे। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, तो वो कोई एक्सेप्शनल, कोई आपको पूरी दुनिया में एक दो बंदे मिल जाएंगे। हमने तो जरा बात करनी है जनरल। लेकिन जब आप देखें, एक बेबी छोटा सा होता है, 1.5 2 फुट का, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ती जाती है, तो क्या वो अपनी हाइट में, आज अगर वो 2 फुट का है तो कल 3 का होगा? तो वो हाइट में मौजूद तमाम तर वैल्यूज को डे बाय डे अप्रोच करेगा। ऐसे ही है ना? अब जैसे हम पहले जंप ले रहे थे 1 से 2, वो नहीं करेगा। इसी तरह जब आप जाते हो बीपी ऑपरेटर से, मतलब अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने, और आपने वो वाली मशीन देखी हो जिसमें मरकरी ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो भी तो अपनी तमाम तर वैल्यू से होके गुजर रहा होता है, और फिर आपको बीपी का पता चलता है कि भाई ब्लड प्रेशर का लेवल इतना है ना? ऐसा ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज है। तो आप लोगों का वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, एज बेसिकली टाइम है। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। किसी को इशू? सब बातों को ये बात, सब बच्चों को ये बातें क्लियर हैं? अच्छा। अच्छा सुने, तो यहां पर हम इसको ना थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि बेटा, जो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं ना, वो काउंटेबल्स हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, number of road accidents, number of books in your bag, number of units produced in a factory, damage units in a factory। ये सारी वो चीजें हैं कि आपने इनको काउंट करना है, डिस्क्रीट बनेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ये मेजरेबल होते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करोगे, वेट मेजर करोगे, टेम्परेचर मेजर करोगे, इसी तरह से हाइट मेजर करोगे। तो अगर मेजरेबल्स हैं तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? तो हमारे पास जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो काउंटेबल, और जो हमारे पास मेजरेबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बन जाते हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या कुछ लिखा है। कहते हैं विद इन न्यूमेरिकल डाटा। अब देखो बात यहीं पे क्लियर हो गई कि भाई ये हम लोग कैटेगोरिकल डाटा की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूमेरिकल डाटा के अंदर दो किस्म के वेरिएबल्स, मतलब पहले आपने ये देखना है कि न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल है। आपको नंबर मिल गया, फिर नंबर में देखना है कौन सा है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। कहते हैं डिस्क्रीट डाटा वेरिएबल्स आर दोज दैट कैन ओनली टेक ऑन सर्टेन एंड सेपरेट वैल्यूज रिजल्ट फ्रॉम अ काउंट। मतलब काउंट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास डिस्क्रीट। द मेजरमेंट्स ऑफ सच वेरिएबल इंक्रीजेस और जंप्स इन अ गैप बिटवीन, अभी आपको बता दिया था कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स में स्पेसिफिक जंप होता है। फिर देखें वेयर एज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ, किसी को इशू? एग्जाम्पल्स की बात करें, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और चिल्ड्रन, हाइट, वेट। अब इन्होंने दो तो लिखे हैं, मैंने आपको 20 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। तो आपके क्वेश्चन में ये हो सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। या आपसे कह सकता है कि ये वेरिएबल है, बताओ ये कौन सी टाइप है हमारे पास, तो आप उसे आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर वो अगर हम परसेंटेज लेंगे फिर कौन सा वाला? परसेंटेज में नहीं लेना डाटा, जैसे परसेंटेज में नहीं लेना, नहीं नहीं, परसेंटेजेस में डाटा नहीं लेना, एक्चुअल वैल्यूज की फॉर्म में लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल और, अच्छा इसको ना याद करने का मेथड, बेटा ये ऐसा है कि कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको अरेंज किया जा सकता है, ऑर्डर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कुछ ऐसा डाटा है जिसको ऑर्डर की फॉर्म में नहीं। सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ बेटा ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिख के देना, आप मुझे लिख के दे दोगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है?
स्मॉलर वैल्यू पहले, फिर ग्रेटर, और लास्ट में सबसे ग्रेटर। लिख दोगे ना? मैं डिसेंडिंग ऑर्डर कहूं तब भी लिख दोगे, कुछ वैल्यूज हों। हमारे पास है ना व्हाइट सूट, मतलब व्हाइट कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, करना अरेंज। अब इशू आ जाता है कि भाई किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसा डाटा जिसको ऑर्डर किया जा सके वो ऑर्डिनल, और जिसको ऑर्डर ना किया जा सके वो नॉर्मल। मतलब O स्टैंड फॉर ऑर्डर एंड N स्टैंड फॉर नो ऑर्डर। ओके, बात समझ आ गई है? ये याद करने का मेथड था। अरेंजमेंट, अब यहां देखें, कहते हैं व्हेन डाटा हैज एन, इट कैन बी रेफर टू एज, तो जब उनका ऑर्डर ना हो, नो नेचुरल ऑर्डर कैन बी डिटरमिन, देन द डाटा इज, कितना इजी है ना याद करना, अदरवाइज एग्जाम में आप भूल जाते हैं। O स्टैंड फॉर ऑर्डिनल, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डिनल है। N स्टैंड फॉर नॉमिनल एंड N स्टैंड फॉर नो ऑर्डर, ऑर्डर नहीं है तो नॉमिनल। क्लियर हो गई बात? अब देखें भाई, अगर मेरे पास 3 पर्सन हैं, मिस्टर ए, बी, मिस्टर सी, मैं अगर इसको यूं लिख दूं BAC, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। वही 3 पर्सन हैं, किसी किस्म के अरेंजमेंट, मतलब ऑर्डर की ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो नॉमिनल है। ऑलराइट, लेकिन अगर मेरे पास 3 नंबर हैं, मैं इस तरह से लिख लूं, और अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, ऑर्डिनल डाटा है। आई होप कि ये बात समझ आ चुकी हो। 123 इज नॉट इक्वल टू 213, बट ABC इज इक्वल टू BSC। क्लियर? अच्छा, अब देखें, कहते हैं विद नॉमिनल डाटा चेंज इन ऑर्डर वो नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द डाटा। ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। जैसे मैंने ABC, BSC, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। लेकिन 123 इज नॉट इक्वल टू 213, दोनों डिजिट्स डिफरेंट, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। फिर कहता है ऑर्डिनल में, कहता है अगर आप लोग ऑर्डर की अरेंजमेंट, कहते हैं रिजल्ट कोड, मतलब आप इसको लिख दें ABC, ये AM नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे कॉमा है, ABC। ये ऑर्डर के जैसे ग्रेडिंग दी जाती है, ये ग्रेडिंग भी तो एक किस्म की अरेंजमेंट ही है ना। फिर लाइकर्ट स्केल्स, कि आप लोगों उसको किसी किस्म का कोई फीडबैक देना हो तो आप बता सकते हैं भाई एवरेज है, नॉर्मल है, लोअर एवरेज है, न्यूट्रल, इस किस्म की कोई भी चीज, तो भी तो एक किस्म का एक अरेंजमेंट आ जाती है ना। तो साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो भी एक किस्म का एक ऑर्डर में आ जाएगी चीज। नॉमिनल में जेंडर, मेल एंड फीमेल, तो पहले किसको करूं, कुछ नहीं पता, और फर्क भी नहीं पड़ता कि पहले मेल को कर लें। देखो, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने, मैं यहां से काउंट करूं या मैं यहां से काउंट करूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई मसला नहीं है। तो फिर नॉमिनल बन जाएगा। गुड, बैड, पास, फेल, तब भी बिल्कुल सेम सेम, एनी शो। ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि क्रॉस सेक्शनल डाटा कौन सा होता है और टाइम सीरीज डाटा। देखिए इसकी थ्योरी देखें, कहते हैं data on a cross section of a population at a distinct point, as the name suggests, is cross sectional data. Data collected can contain multiple observations but would be particular to that point in time. Time series data, usually observations of a single phenomena, are collected and tracked over a period of, अच्छा अब पढ़ के ना कुछ इतनी खास समझ नहीं आती। अब मैं आपको एक बात बताता, आपका QM का टेस्ट हुआ, टेस्ट नंबर 5। ऑलराइट, मैंने पूछा हाँ भाई मिस्टर रे तुम्हारे टेस्ट में 5, टेस्ट नंबर 5 में कितने मार्क्स हैं? मिस्टर बी तुम्हारे टेस्ट नंबर 5 में कितने मार्क्स हैं? आप देखें मैंने पॉइंट सेम रखा है,
सिर्फ मैंने ऑब्जर्वेशंस को चेंज किया है। ये क्रॉस सेक्शनल डाटा है कि आप लोग एक ही पॉइंट पर मौजूद हैं और एक ही पॉइंट पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को देख रहे हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल डाटा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मिस्टर ए, तुम्हारे टेस्ट 5 में कितने मार्क्स हैं, तुम्हारे टेस्ट 4 में कितने मार्क्स थे, तुम्हारे टेस्ट 3 में कितने मार्क्स, क्या वो सारे एक ही टाइम पे हुए होंगे? अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम, अब टाइम चेंज कर दिया, लेकिन है मिस्टर ए। ऑल राइट, तो ये टाइम सीरीज डाटा है कि जब आप लोग अकॉर्डिंग टू टाइम डाटा का एनालिसिस करोगे तो ये टाइम सीरीज डाटा। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस करोगे तो क्रॉस सेक्शनल डाटा। मींस दैट आप लोग अपनी क्वार्टरली सेल्स देख रहे हो, आपका बिजनेस है, आप अपनी क्वार्टरली सेल्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि Q1 जो मार्च का एंड होता है में मेरी टोटल सेल्स कितनी है, जून के एंड पर मेरी टोटल सेल्स कितनी है, सितंबर के एंड पे टोटल सेल्स कितनी है, और दिसंबर के एंड पर मेरी टोटल सेल्स कितनी है। ये कहलाएगा टाइम सीरीज। लेकिन आप लोग देख रहे हो मेरे थर्ड क्वार्टर की टोटल सेल्स कितनी है और कंपनी बी के थर्ड क्वार्टर की टोटल सेल्स कितनी है। ये क्रॉस सेक्शन है, एक ही पॉइंट पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए इसकी जरा एग्जांपल। क्रॉस सेक्शनल कहते हैं सेल्स रेवेन्यू, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर 1 ईयर, मल्टीपल स्टॉक पोजीशनिंग फॉर क्वार्टर। मतलब एक पॉइंट पर किसी एक वैल्यू का आ जाना और उसका कोई कंपैरिजन एज सच आप पिछले किसी टाइम के साथ नहीं कर रहे, ये क्रॉस सेक्शनल है। लेकिन ये देखें टाइम सीरीज में ईयर वाइज सेल्स रेवेन्यू। अब देखो बातें ऊपर भी सेल्स रेवेन्यू थी, नीचे भी सेल्स रेवेन्यू है, लेकिन ऊपर सेल्स रेवेन्यू भी कौन से टाइम का, हमने कहा ईयर 1 का। ठीक है, वो हमने टाइम फिक्स कर दिया कि क्रॉस सेक्शनल है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं ना ईयर वाइज सेल्स रेवेन्यू, मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये हमारे पास बन जाएगा टाइम सीरीज। इसी तरह देखें क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ, अच्छा ऊपर भी यही थी प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, लेकिन सिर्फ ईयर 1 की, वो क्रॉस सेक्शनल था। लेकिन जब अपनी प्रोडक्शन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो फिर टाइम सीरीज आ जाएगा। ऑलराइट, याद रहेगा ना? तो देखो इजी सा है कि क्रॉस सेक्शनल का कंपैरिजन करना है टाइम सीरीज के साथ। टाइम सीरीज नाम से जाहिर है कि अगर अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यूज का एनालिसिस करोगे तो टाइम सीरीज, अगर एट द पॉइंट करोगे तो क्रॉस सेक्शनल। क्लियर? पता एक स्पेसिफिक पॉइंट पे खड़े होकर खुद को देखोगे तो क्रॉस सेक्शनल, लेकिन साथ में अपने माजी को भी देखोगे तो फिर टाइम सीरीज आ जाना है। ओके हो गई ये बात? नेक्स्ट देखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अच्छा बेटा ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और ये डेफिनेशंस भी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के मुताबिक पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ना इनको बहुत ज्यादा जाके डिफाइन नहीं करना चीजों को, और इतनी सारी चीजें हमसे पूछी भी नहीं जाएंगी। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कोई पीएचडी नहीं करने जा रहे, हम लोगों ने सिर्फ अपने सीए से रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स को समझना है बस। इससे ज्यादा हमारा काम, हम स्टैटिशियंस नहीं बनने जा रहे, ये बात याद रखना। हम बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही, तो हमें बस स्टैटिस्टिक्स इतनी आती हो कि अगर कोई स्टैट्स का कोई इशू आ जाए तो हमें इतनी स्टैट्स आती हो। क्लियर हो गई बात? प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, नाम से जाहिर है यार, ऐसा डाटा जो आप लोग, मैं आपको जरा सिंपल वर्ड में चीजें समझाता हूँ ना, फिर आपको ये इंग्लिश की समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, दो सिचुएशन हो सकती है। डाटा आपको चाहिए, आपने ही यूज करना है, लेकिन उस डाटा को कलेक्ट करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड, जाओ खुद कलेक्ट कर लो, खुद मेहनत करो, यूज भी आपने करना है और कलेक्ट भी आप कर रहे हो, ऐसा डाटा कहलाता है प्राइमरी डाटा। खाना भी आपने खाना था और पकाया भी खुद है, ये आपके पास है प्राइमरी डाटा। और राइट, खाना आपने खाना था लेकिन किसी और ने बना के दिया है, किसी और का खाना था जो आप खा गए,
किसी और का डाटा था जो आप यूज कर गए, सेकेंडरी डाटा। ये बात समझ आई है? तो बेटा प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड डाटा भी कहा जाता है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे न्यू गाड़ी परचेज कर लो तो प्राइमरी, और अगर यूज्ड कार ले लो तो सेकंड हैंड कार। ओके, मतलब आपका अपना डाटा है तो प्राइमरी, किसी और का डाटा यूज करते हो तो सेकेंडरी। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, समझना इजी हो जाता है हमारे लिए। अब बात सुने, मेरा बैच स्टार्ट हुआ, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास वगैरह मैंने देखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह गपशप लगाई, डाटा अच्छा खासा मिल गया कि बच्चे किस लेवल वगैरह पे बैठे हुए हैं। मुझे पता चल गया मैंने अपने सिलेबस को किस तरह से लेके चलना है। ये मेरे लिए मेरा प्राइमरी डाटा है, क्योंकि मैंने यूज किया, कलेक्ट भी मैंने किया। मेरा लेक्चर एंड हो गया और मैं चला गया, ऑफिस में जाके बैठा तो मुझे दूसरे टीचर मिल गए। उन्होंने कहा कौन सा लेक्चर था? मैंने कहा इस बैच से आ रहा हूँ, इससे। कहते हैं यार मैंने भी अभी उधर पढ़ाने जाना है, कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़की हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब उन्होंने मुझसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया। अब वो डाटा उनके लिए सेकेंड है, मेरे लिए। अच्छा, इसमें ट्विस्ट लेकर आता हूँ, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। ये वो ट्विस्ट है जो आपसे आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। मैं अपनी क्लास में आने लगा तो दूसरे टीचर ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार नया बैच स्टार्ट हुआ है तो वहां पे जा रहा हूँ और वहां पे मैंने ये लेक्चर डिलीवर करना है। कहते हैं चले यार मुझे जरा बताना कि कितने बच्चे वगैरह वहां पे मौजूद हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, लड़के लड़कियां लड़कियां कितनी हैं, और जरा उनसे यार एजुकेशनल बैकग्राउंड तो पूछ लेना। मैंने कहा अच्छा। मैं अपनी क्लास में आया, मैंने सारा डाटा कलेक्ट किया और जाकर उसको डाटा दे दिया। अब उसके लिए प्राइमरी डाटा, अच्छा सिचुएशन सेम वैसी है, डाटा मैंने ही कलेक्ट किया, मैंने उसको जाके प्रोवाइड किया, लेकिन पहली सिचुएशन में वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा था, लेकिन दूसरी सिचुएशन में वो उसके लिए प्राइमरी था। क्यों? क्योंकि अब मैं उसके बिहाफ पर काम करने आया था, मैं अपने लिए नहीं कर रहा था। हाँ, अब अगर ये डाटा मैं यूज करता हूं ना, मेरे लिए सेकेंडरी है, क्योंकि वो डाटा मेरा नहीं है, मैंने तो दूसरे के कहने पे पूछा है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है मर्दमशुमारी, सेंसेस। ये जो घर घर में आकर आप लोगों से पूछा जाता है, हाँ भाई कितने फैमिली मेंबर्स है, कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़, और मर्द औरतें कितने हैं, बच्चे कितने हैं, सब कुछ। मुझे एक बात बताओ, ये जॉब कौन कर रहा होता है? तो उस इलाके के जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं ना, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो कर रहे होते हैं। वो सारा डाटा वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो आपके पास आएंगे, उन्होंने डोर को नॉक किया, आप गए, डाटा लिया, और आपसे कहेंगे कि भाई मर्दमशुमारी हो रही है, उसके लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें सारी इंफॉर्मेशन लिखवा देंगे। एम आई राइट? मर्दमशुमारी नहीं हो रही थी, और कोई आपके घर पर आया, नॉक किया, उसने पूछा हाँ भाई कितने बहन भाई हो, अब वो क्या करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हो, डाटा बताओगे उसे? दांत तोड़ के रख दोगे उसके, है ना? लेकिन वही बंदा जब गवर्नमेंट का लिए आता है, सेम बंदा आ जाए, आप उसे सब कुछ बता रहे होते हैं। अब डाटा उसने कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो डाटा उसका नहीं है, वो डाटा गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट के के बिहाफ पे आया हुआ है। वो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डाटा है, गवर्नमेंट ने उनसे कहा मेरे बिहाफ पे ये काम करो। लेकिन अगर बाय चांस उसे भी उसी घर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो उसके लिए अब अगर वो इंफॉर्मेशन यूज कर लेता है, उसके लिए सेकेंडरी है। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा याद रखना कि फर्स्ट हैंड डाटा, ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा, तो ये आपके पास प्राइमरी डाटा होता है। मतलब प्राइमरी डाटा कैसे आएगा? आपने खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, प्राइमरी डाटा आएगा। आपने सर्वे किया, आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपने कलेक्शन की, ये आपके पास प्राइमरी डाटा होगा। लेकिन आप बुक रीडिंग करके कोई डाटा लेते हो, ये सेकेंडरी डाटा है। अब आप कहेंगे सर बुक तो मैं खुद पढ़ रहा हूं, इवन के इंटरनेट ब्राउजिंग से जो डाटा आप लेते हो सेकेंडरी डाटा है। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई डाटा यूज करते हो, सेकेंडरी डाटा है। आप लोग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई डाटा लेते हो, सेकेंडरी डाटा है आपके लिए। आप टीवी देखते हुए कोई डाटा मिल जाता है, नो न्यूज बुलेटिन वगैरह, न्यूज़पेपर, वहां से कोई डाटा मिलता है, सेकेंडरी डाटा।
मतलब हर किस्म की पब्लिकेशन से जो आपको डाटा मिलेगा ना, वो सेकेंडरी डाटा। ये बात क्लियर हो गई? अब ये देखो कि यहाँ पे 2 लाइनें थी, लेकिन समझाने के लिए ये एक समुंदर है और कुछ, लेकिन आप ये इस लेवल पे आ गए हो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अब देखिए यहाँ पे कहता है प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड स्पेसिफिकली फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। भाई मुझे जरूरत है तो मैंने आपके पूछा है ना। सपोज अगर मुझे जरूरत ना होती, क्या मैं आपसे आगे पूछता? नहीं, तो फिर तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। और इंफॉर्मेशन भी मैं आपसे कितनी लूंगा? जितनी जरूरत होगी। ऑलराइट, सपोज मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, आपके एफएससी में मार्क्स कितने थे, और इस तरह का। यार मुझे जरूरत है कि भाई आपके बाबा क्या करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो, वो मेरे लिए रेलिवेंट डाटा हो जाना है फिर। तो हर किसी ने अपनी जरूरत के मुताबिक डाटा देखना है। नेक्स्ट देखें, सेकेंडरी डाटा ऑन द अदर हैंड इज डाटा प्रीवियसली एंड दैट मे बी रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस। कि फर्स्ट में क्या था कि पहले डाटा नहीं था, हमने अभी डाटा कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डाटा क्या है कि पहले से मौजूद है, वो मौजूद डाटा हमने दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तो सेकेंडरी डाटा बन। अब एग्जांपल देखें, कहता है कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट्स डोजेज आउटपुट फॉर अ ड्रग एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको बता दिया था कि किसी किस्म के कोई सर्वे हो, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करें, तो आपके लिए हमेशा प्राइमरी डाटा। बेटा जब भी कोई मेडिसिन बनती रहती है तो उसकी डोजेज, डॉक्टर जब आपको बताते हैं कि भाई इस शरबत की 2-2 चम्मच लेना, लेकिन इस शरबत की 1 चम्मच लेना, इस शरबत को दिन में 3 मरतबा पीना, लेकिन इसको दिन में सिर्फ 1 मरतबा पीना, ये एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है। और साथ में लिखा होता है कि बड़े बच्चे हैं, बड़े लोग अडल्ट हैं तो इतनी क्वांटिटी, लेकिन अगर बच्चे हैं तो ये क्वांटिटी। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि डोजेज कितनी होनी चाहिए। क्या मेडिसिन बनाने से पहले ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी? हर मेडिसिन के लिए अलग अलग से होती है ये रिक्वायरमेंट। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि भाई दिन में 1 कैप्सूल या टैबलेट वगैरह आपने लेनी है, कुछ ऐसी होती हैं भाई दिन में 3 टाइम लेनी है। ऑलराइट, अच्छा, फिर नेक्स्ट सेकेंडरी, कहते हैं पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इन द मार्केट। मतलब मार्केट के अंदर हमारे जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपसे आके क्या चीज ज्यादा, मतलब एक आप होटल पे गए, होटल पे काफी सारी डिशेस मौजूद हैं, आपने उनसे पूछा यार लोग यहाँ पे आके ज्यादातर किस चीज को पसंद करते हैं, तो ये एक किस्म का आपके पास डाटा वगैरह पहले से मौजूद होगा, आप जाकर उससे पूछ रहे हैं। मतलब उसने पहले लिख दिया पब्लिश स्टैटिस्टिक्स, मतलब पहले से कोई इस बात को रिकॉर्ड कर चुका है। क्लियर? मतलब आपको पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में इतने बेरोजगार अवाम है, क्या आपने खुद काउंट किया? पब्लिश थी न्यूज़पेपर के ऊपर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको बताई, तो आपको पता चल गया, आपके लिए सेकेंडरी। क्लियर? नेक्स्ट देखें, अर्लियर नॉन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ द ड्रग डोजेज एंड। अब देखो, ऊपर था कि एक बिल्कुल न्यू मेडिसिन आप बना रहे हो, तो आपने देखना है कि इसकी डोजेज कितनी इफेक्टिव रहेगी, तो आपके लिए वो प्राइमरी है। लेकिन पहले से आपको, अब देखिए एक सिरप बन चुका है, मेडिसिन का पता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेने के लिए जाते हो, आपको सिरप उठा के दे देता है, क्या वो आप एक्सपेरिमेंट करेगा? उसे पता है कि भाई इस सिरप की इतनी टाइप इतनी डोजेज इस बंदे को देनी है, पहले से मौजूद थी वो चीज। सेकेंडरी डाटा है उसके लिए, क्योंकि वो खुद तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज वालों को देखा जाए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना, उनके लिए प्राइमरी। ऑल राइट, आई होप कि ये बातें सारी आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। पॉपुलेशन एंड सैंपल, सिंपल सी बात है बेटा। पॉपुलेशन मतलब एज अ होल, इन एग्रीगेट, इन टोटल, आपने उसको पॉपुलेशन कहना है। मतलब और पॉपुलेशन के लिए मैं ये नहीं कह सकता बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो पॉपुलेशन छोटी है तो नहीं। मतलब मेरे लिए मेरी क्लास के स्टूडेंट, आप लोग जो बैठे हुए हो, आप पॉपुलेशन हो। आप चाहे आप 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए पॉपुलेशन आप लोग हैं। अब बाहर जो स्टूडेंट फिर हैं तो मेरे ही स्टूडेंट, लेकिन अभी मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, वो मेरी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा, आपको मैं क्यूएम पढ़ाता हूँ, मेरा अभी फोकस है क्यूएम के स्टूडेंट,
आप मेरी पॉपुलेशन है। दूसरे बैच को मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, तो वो मेरी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके, हालांकि मेरे स्टूडेंट हैं, मेरा कंसर्न उनके साथ है, लेकिन क्यूएम से रेलिवेंट नहीं है। इसी तरह FAR 1 के मेरे स्टूडेंट्स, तो FAR 1 की अलग से पॉपुलेशन है, वो आप भी मर्ज नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे स्टूडेंट्स, फिर चाहे वो क्यूएम के हैं, चाहे वो इंट्रो टू अकाउंटिंग के हैं, चाहे वो FAR 1 के हैं, वो फिर सारे मेरी पॉपुलेशन बन। अब कॉलेज में तो और भी स्टूडेंट हैं, बाकी टीचर से भी तो पढ़ते हैं, वो मेरी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, अब उसमें चाहे मेरे से पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, मेरी पॉपुलेशन है। हमने ये देखना है कि भाई हमारा इंटरेस्ट किसके ऊपर है, हमने जो कैलकुलेशंस करनी है वो कैलकुलेशन किसकी करनी है, तो हमारी पॉपुलेशन उसके मुताबिक चेंज होती है। ये बात समझ आ गई है? अब ये जो पॉपुलेशन होती है ये दो तरह की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट से मुराद होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकें, तो वो फाइनाइट है, और अगर काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, फाइनाइट, ऑलराइट। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ वाटर टैंक, फाइनाइट। कितने लीटर है? वाटर टैंक में कितना पानी है मुझे पता है कि भाई इतने लीटर होना है, फाइनाइट। लेकिन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर, इनफाइनाइट, नहीं काउंट कर सकता मैं। इनफाइनाइट में बेटा काउंट हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको क्या पता कितने कितने हैं आपके स्टूडेंट इन माय क्लास। इवन के अगर मैं पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करूं तो वो भी फाइनाइट है। हाँ, काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। इवन के मैं पूरी दुनिया के में मौजूद लोगों की बात कर लूं, इनफाइनाइट नहीं है ये फाइनाइट है। ये समंदर में पानी की मिकदार, ये इनफाइनाइट। आसमान में सितारों की तादाद इनफाइनाइट है। लेकिन क्या आपको इनका इल्म नहीं है? सारा पता है। तो अब हम लोग क्या करते होंगे, पूरी पॉपुलेशन को, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, घर गए, घर में ना मम्मी ने बड़ा बेहतरीन सा सालन छानन बनाया हुआ था। इतने में आप लोग क्लास अटेंड करके पहुंच गए। अम्मी ने कहा कि बेटा ये जरा चखना सालन कैसे बनाया, और मैं अभी आती हूँ। अम्मी के आने तक वो देख सारी खाली हो चुकी थी, और बाद में कहा क्या कमाल का सालन बना हुआ था। क्या वो चखने के लिए सारा खाना पड़ेगा? नहीं। क्या करोगे, उसमें से एक थोड़ी सी क्वांटिटी लोगे अलग से प्लेट में, उसको खाओगे। और क्या खाने के बाद अम्मी आई पूछा हाँ जी कैसा बना हुआ था, आप कहोगे जो मैंने प्लेट में निकाला था वो तो बहुत मजे का बना हुआ था, दूसरे का पता नहीं। क्या कहोगे? तो सारा ही बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसे ही है ना, मतलब चाय बनाते हैं भाई, चाय में चीनी कितनी है, उसके लिए पूरी चाय पी के देखो, या एक सिप लें तो पता चल जाएगा बाकी चाय कैसी है। बस यहाँ पर भी वही करना है कि आपने जो एनालिसिस करना है, जो डिसीजन करना है, जो रिजल्ट्स बताना है ना, वो पॉपुलेशन का बताना है, लेकिन स्टडी सैंपल को करना है। ऑल राइट, फॉर टाइम सेविंग, फॉर कॉस्ट सेविंग। और अगर पॉपुलेशन है, देखिए भाई, मैं कहूँ ना नंबर ऑफ स्टूडेंट माय क्लास, ये फाइनाइट है। मैं पूरी क्लास के मार्क्स भी फाइंड कर सकता हूँ, उनकी एवरेज भी फाइंड कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर मेरे पास कोई इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, क्या मैं पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकता हूँ? वहां पर तो द वन एंड ओनली मेथड सैम्पलिंग करेंगे। ऐसे ही है ना? तो बेटा हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन में भी सैम्पलिंग करते हैं अपनी टाइम सेविंग के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए, तो वहां पर भी हम लोग सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? इन एग्रीगेट टोटल, और सैंपल क्या है? अब देखो, मम्मा ने कहा बेटा ये मुझे जरा सालन चेक करके बताना इसमें नमक मिर्च वगैरह कैसी है। साथ में खीर बनी हुई थी, आपने खीर चखी और मामा से कहा कि सालन बड़ा मजे का बना। देखो भाई, जो पॉपुलेशन आपके पास है, जिसके बारे में डिसीजन देना है, तो सैंपल भी तो वहीं से लो। ओके, तो आपका जो सैंपल हो ना, वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ऑलराइट, यही हाल पाकिस्तान का है। वो जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं ना, वो आपके सैंपल है।
जब वो किसी और मुल्क में जाके भीख मांगते हैं ना, लोग ये नहीं कहते ये भिखारी हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी भिखारी। जब आप में से कुछ लोग जाके फॉरेन कंट्रीज में फ्रॉड करते हैं ना, वो ये नहीं कहते मिस्टर ABC फ्रॉडी हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी फ्रॉडी हैं। तो उसकी वजह से बाकियों के वीजे भी नहीं लगते और आपका इमेज डाउन हो जाता। हालांकि आपने तो कुछ, आप तो नमाजी परहेजी हाजी साहब थे, लेकिन आप बदनाम हुए पड़े हैं, आपका तो कोई कसूर ही नहीं था। ओके। इसी तरह से अगर सपोज कोई फॉरेनर इधर लाहौर में आ जाए, उसने लाहौर में घूमा और लाहौरियों ने बाय चांस उसकी मेहमान नवाजी कर दी, तो वो जब वापसी जाएगा ना, वो ये नहीं कहेगा लाहौरी बहुत अच्छे हैं, वो कहेंगे पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। स्टैटिस्टिक्स में यही कुछ चलता है। अब जो सैंपल होता है ना बेटा, वो सैंपल पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखें, कहता है डाटा रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी रेफर टू एज पॉपुलेशन। मतलब मेरी क्लास में मौजूद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने उन सब से उनके मार्क्स पूछ लिए और वो मार्क्स का डाटा मेरे पास आ गया। ये पॉपुलेशन डाटा है, क्योंकि मैंने किसी किस्म की सिलेक्शन तो की ही नहीं है, मैंने हर स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछे हैं। ये पॉपुलेशन डाटा है। तो मैंने देखा यार 100 बच्चा बैठा हुआ है, मुझे तो मार्क्स पूछते पूछते और रिकॉर्डिंग करते हुए 2 घंटे लग जाने हैं। मैंने क्या किया, उसमें से 20 स्टूडेंट्स उनको सिलेक्ट किया और मैंने उनसे उनके मार्क्स पूछ लिए। अब मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशन तो नहीं होंगी, अब 20 हैं। अब वो जो 20 ऑब्जर्वेशन है ना, वो सैंपल डाटा है, क्योंकि सैंपल से लिया है। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे देखें, when representing data or the observations are selected within population for analysis, it can be referred to as sample data is usually extracted or reflections of। ये बात आपको समझ आ गई होगी, कोई इशू इसमें? एग्जाम्पल देखें, a classroom research involving behavioral responses of, जब ऑल आ गया तो पॉपुलेशन बन गया। फिर कहता है बिहेवियरल सैंपल ऑफ रैंडम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद इन अ क्लास, ये सैंपल बन गया। सबको अगर आप स्टडी करोगे तो पॉपुलेशन, लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को जाके स्टडी करोगे तो सैंपल बन जाए। कोई इशू इसमें? एंड द लास्ट टाइप ऑफ डाटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड, अच्छा नाम से जाहिर है कि ऐसा डाटा जिसको स्ट्रक्चर किया जा सके, स्ट्रक्चर, और जिसको स्ट्रक्चर ना किया जा सके बस जिसको अरेंज कर सको वो स्ट्रक्चर्ड है, जिसकी अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो वो अनस्ट्रक्चर्ड है। अब देखें, डाटा कैन बी रेफर टू एज स्ट्रक्चर्ड व्हेन देयर इज अ प्री-डिफाइंड मॉडल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्डर, एक अरेंजमेंट मौजूद है आपके पास कि आपने इसको ऐसे रखना है। फिर when data represent mere numbers, observations or qualities without any organized form, it can be referred to as unstructured। मैंने आपसे मार्क्स पूछे, जैसे आप बता देंगे मैं अपने पास रिकॉर्ड करता गया, छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन आपसे डाटा लेने के बाद मैंने उसको अरेंज कर दिया, ये स्ट्रक्चर डाटा है। बात क्लियर हो गई? मतलब अरेंजमेंट के फॉर्म में मौजूद है तो स्ट्रक्चर्ड, और अगर अनअरेंज फॉर्म में मौजूद है तो अनस्ट्रक्चर्ड। कहता है मेरे पास वेदर स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, सर्विलियंस वीडियोस एंड ईमेल्स, मैसेजेस वगैरह मेरे पास मौजूद हैं। ये वीडियोस होती हैं जो सीसीटीवी कैमराज से जो वीडियोस हमें मिलती हैं, तो वो एक किस्म की हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड वे में रखी हुई हैं। इसी तरह ईमेल्स का सारा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में रखा हुआ है हम लोगों ने, तो अनस्ट्रक्चर्ड में चला जाएगा। स्ट्रक्चर्ड में क्या है कि भाई वेदर स्टैटिस्टिक्स हैं लेकिन ऑन ऑरली बेस, अब ये अरेंज हो गया है। इसी तरह से कस्टमर एड्रेसेस, उनके फोन नंबर, ऑक्यूपेशंस वगैरह आपने अरेंजमेंट के फॉर्म में, मतलब आपने अपने कस्टमर्स की जो डायरी बनाई हुई है ना, अकॉर्डिंग टू उनके नेम के फर्स्ट अल्फाबेट्स, कि अगर आपने काशिफ को ढूंढना है तो के पेज पे जाओ, वहां पे काशिफ मिल जाएगा और उसका सारा डाटा वहां अरेंज है। अदरवाइज अगर आप ऐसा ना करते, आपके पास तो हजारों कस्टमर थे, आप फर्स्ट पेज से ढूंढ रहे होते कि काशिफ कहाँ पे लिखा था मैंने।
ऑलराइट, आपने अक्सर डायरीज लिखी देखी होंगी जिनमें वो ABCD अप टू Z मौजूद होता है, और बेसिकली डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखने के लिए होता है। क्लियर? एंड प्रोडक्ट साइज एंड वैल्यूज, तो जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स वगैरह मौजूद होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज हो सकती हैं। तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। ऐसा ही है। चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।